Hello everyone, welcome to IS Origin. I am Shruti Jha and continuing with the series of Governor Generals and Viceroys, the next Governor General which today we are covering is Lord Hardinge. So, Lord Hardinge जो हैं जब इंडिया में आते हैं एज अपॉइंटेड एज द वॉइस रॉय, उस टाइम पे एक्टिविटीज काफ़ी स्टार्ट हो जाती हैं इंडिया में। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है जब लॉर्ड कर्जन मैंने बताया था तो लॉर्ड कर्जन ने काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ करी थी जिनकी वजह से जो है वो लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, रिसेंटमेंट बढ़ गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल ले लीजिए आप, फिर उसके अलावा आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ले लीजिए जो वो लेकर आए थे। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो उन्होंने करी थी जो कि लोगों को अच्छी नहीं लगी थी, और सर्टेनली फिर जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो बढ़ने लगी और कोशिश की गई कि भाई किस तरीके से हम जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अब आवाज उठा सकें। तो लॉर्ड हार्डिंज ऐसे टाइम पे आते हैं। ही सर्व्ड एज इंडियाज वॉइसरॉय फ्रॉम 1910 अंटिल 1916। ठीक है, तो 1910 से लेके 1916 तक का इनका टेन्योर होता है। एंड ही हैड जॉइंड द डिप्लोमेटिक कॉर्प्स इन 1880 एंड हेल्ड द पोजीशंस ऑफ फर्स्ट सेक्रेटरी एंड एम्बेसडर टू रशिया व्हाइल लिविंग इन तेहरान, बट ही हैड ऑलमोस्ट लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। इनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। दिस यंग वॉइसरॉय हैड अ सॉफ्ट स्टॉप फॉर द नेटिव स्पॉट फॉर द नेटिव पीपल एंड वांटेड टू गेन देयर रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के लिए, अगर मैं उनकी तरफ से हूं, उनके अपने नेटिव पीपल के लिए काफी ज्यादा एक रिस्पेक्ट रखते थे और चाहते थे कि भाई मैं ऐसा काम करूं इंडिया में कि मेरे लिए भी जो है वो ये रिस्पेक्ट बढ़ जाए। ठीक है, अब नाउ कमिंग टू द इवेंट्स व्हिच ऑकर्ड इन हिज टेन्योर, एंड द फर्स्ट मेन सिग्निफिकेंट इवेंट व्हिच ऑकर्ड इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ is the दिल्ली दरबार which held ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1911। ठीक है, तो ये दिल्ली दरबार जो है वो कोरोनेशन किया जाता है किसका, तो किंग जॉर्ज 5 का, जो उस टाइम पे रूलर की तरह ब्रिटेन में अपॉइंट होते हैं। और आपको पता है कि जो भी न्यू रूलर्स वहां पे आते थे, ठीक है, उनका कोरोनेशन इंडिया में किया जाता था एक बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही एक अच्छे लेवल पे उनका कोरोनेशन किया जाता था। नो मैटर व्हाट कंडीशन ऑफ इंडियंस जो है वो भूख से मर रहे हैं, स्टार्वेशन है, फेमाइन है, या फिर इंडियंस के पास पैसे नहीं है, जो भी उनकी कंडीशन थी उससे ब्रिटिशर्स को कोई लेना देना नहीं होता था। जो भी पैसा इंडियंस का ही पैसा होता था, बट वो एक बहुत ही भव्य दरबार जो है वो ऑर्गेनाइज करके उनका कोरोनेशन यहाँ पे करते थे। तो सिमिलरली जो किंग जॉर्ज 5 थे वहां के किंग बने थे और उनका कोरोनेशन किया गया था यहाँ पे, किनका, किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मैरी का कोरोनेशन यहाँ पे किया गया था। ठीक है, अच्छा, ये दरबार जो है कोरोनेशन के अलावा भी दो सिग्निफिकेंट इवेंट के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। पहला तो कि इस दरबार में ये डिक्लेयर किया गया था कि दिल्ली जो है वो अब कैपिटल बना दी जाएगी। ठीक है, पहले आपको पता था कि कैलकाटा वाज द कैपिटल इनिशियली, बट 1911 के दरबार में ये डिक्लेयर किया जाता है कि दिल्ली विल बी द कैपिटल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट द डिविजन ऑफ बंगाल वाज आल्सो गॉट नलिफाइड। यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि एनीवेज जो प्रोटेस्ट आफ्टर द डिविजन ऑफ बंगाल हो रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को भी पता था कि भाई हमको ये नलिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे लिए ही ये जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अब इस चीज को मैनेज करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये डिक्लेयर कर देते कि भाई ओके, अब बंगाल जो है वो हम नलिफाई कर रहे हैं, कोई भी डिविजन ऑफ बंगाल का जैसा कर्जन ने डिक्लेयर किया था उसको जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, the pomp and display of this darbar at the expense of the underprivileged Indians were denounced in a resolution passed by the Congress. And certainly two things which happened was Delhi will replace Calcutta as the capital of India and partition of Bengal was nullified. And certainly this question comes in the exam of for a number of times ki in which year Delhi was declared the capital of India. ठीक है, तो the answer will be 1911. Now coming to the Delhi conspiracy case in the year 1912, तो देखिए अब ऐसी एक्टिविटीज अगर होने लगती हैं कि भाई इंडियंस की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना, इतने आप बड़े बड़े दरबार को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो इंडिया में, इंडियंस की क्या प्ले है, इंडियंस की क्या प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनसे आपको कोई भी लेना देना नहीं है, तो सर्टेनली जो यूथ थी इंडिया की वो काफी ज्यादा गुस्से में आ रही थी, फ्यूरियस हो रही थी। ठीक है, तो अब ऐसे में जब अनुशीलन समिति बनाई जाती है, अभिनव भारत बनाया जाता है बाय दी वीडी सावरकर एंड हिज ब्रदर, तो ये कोशिश की जाती है कि भाई कैसे हम जो है वो इंडिजिनस बॉम्ब्स का यहाँ पे अब डेवलपमेंट कर सके, क्योंकि एनीवेज जो है बाहर जाके बॉम्ब्स को बनाना सीखना और भी ये सारी चीजें एक्टिविटी करना एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कोशिश की जाती थी कि भाई अपने ही लेवल पे हम कितना ऐसा काम कर सकते हैं, कैसे अपने आप को और अपडेट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इफ एंड इन फ्यूचर इफ वी हैव वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इसीलिए इसी केस में जो है वो यहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो लॉर्ड हार्डिंज है उनका असैसिनेशन कर दिया जाए। और इसमें जो एक बहुत ही नाम उभर के आता है वो आता है रस बिहारी बोस का, और सर्टेनली वो तो एस्केप कर जाते हैं इस इंसिडेंट के बाद, बट
बसंत कुमार विश्वास और अमित चंद एंड अवध बिहारी जो हैं, इनको जो है वो ट्रायल में भेज दिया जाता है और ये पकड़ाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भाई लॉर्ड हार्डिंज जो हैं वो सर्टेनली जा रहे होते हैं अपने, जो भी उनके रथ रहते थे उस टाइम पे, जो एलिफेंट वगैरह रहता था उसमें ये लोग ट्रैवल करते थे, तो उसमें ये जा रहे थे और वहां पे जो है वो एक बॉम्ब जो है वो फिट कर दिया जाता है। वहां पे जब इंसिडेंट ये होता है तो लॉर्ड हार्डिंज तो बच जाते हैं, उनका असैसिनेशन नहीं हो पाता, बट किसी और पर्सन की उस इंसिडेंट में डेथ हो जाती है। ठीक है, एंड दिस इंसिडेंट इज फेमसली नोन एज द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस इन द ईयर 1912. So it was occurred with the intention of killing Lord Hardinge, and Ras Bihari Bose, who afterwards hid out and escaped to Japan, was supposed to have planned this conspiracy. ठीक है, so definitely this conspiracy was the brainchild of Ras Bihari Bose. Now coming to the World War I. ठीक है, अब देखिए आपको पता है that World War I began in the year of 1914, और इस टाइम पे जो सिचुएशन थी इंडिया की, obviously India was not happy with Britishers, with the colonial people, with the colonial rule, but what to do. ठीक है, अब उस टाइम पे वो तो थे हमारे लिए, हम पे रूल कर रहे थे, और इनिशियली कोई ऐसा आइडिया नहीं था, कोई ऐसे लीडर नहीं थे जिनके ऊपर हम देख सके जिनके ऊपर हम विश्वास कर सकें या ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, अब इनकी पॉलिसीज पे हम आते हैं, या फिर इनका एक कोई ऐसी फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो कि काम कर रही थी कि इंडिया को कैसे इंडिपेंडेंस दिलाई जाए। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 में जब ब्रिटेन उतरती है तो ऑब्वियसली इंडियंस के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो उनको सपोर्ट ना करें। ठीक है, ऑब्वियसली सपोर्ट करना ही एक ऑप्शन था, क्योंकि एनीवेज जो है वो ब्रिटिशर्स ही हम पे रूल कर रहे थे, राइट। So when World War I broke out on June 28, 1914, India automatically entered the conflict as a combatant. ठीक है, combatant मतलब होता है योद्धा, तो योद्धा की तरह obviously उन्होंने एंटर किया। The majority of Indian society supported the empire when the British government asked for their assistance. ठीक है, अब देखिए एक रीजन ये भी था कि क्यों इंडियंस जो है वो रेडी थे इस वॉर में आने के लिए, या फिर इस वॉर को सपोर्ट करने के लिए फ्रॉम द फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स, बिकॉज सर्टेनली द इंडियंस वर हैविंग द फीलिंग कि अगर हो सकता है कि भाई ब्रिटिशर्स का थोड़ा सा मन पिघल जाए, या फिर हमारी जो बातें हैं, हमारी जो प्ली है वो ब्रिटिशर्स कल को सुन लें कि भाई चलो ठीक है, अब इंडियंस ने हमारा सपोर्ट किया है तो हम भी उनको बदले में कुछ देते हैं। ठीक है, तो एक इंडियंस का एक प्री थॉट ये भी था, बट ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ब्रिटिशर्स जो है वो छोटी छोटी लॉलीपॉप्स जो है वो इंडियंस को पकड़ाते रहे, और लोगों को लगता रहा ठीक है अब कुछ अच्छा करेंगे, अब कुछ अच्छा करेंगे, बट सर्टेनली कुछ अच्छा हो नहीं पाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ हिंदू महासभा विच वाज फॉर्म्ड द ईयर ऑफ 1915। और हिंदू महासभा जैसा आपको नाम बता रहा है, इसने ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनाई थी, और उनका ये मानना था, उनका ये कोशिश थी कि जो हिंदू इंटरेस्ट्स हैं, ठीक है, उनको विद इन द आईएनसी जो है वो केटर किया जाए और उनको सुना जाए। ठीक है, तो ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी थी, और पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं इस प्रेशर ग्रुप को फॉर्म करने के पीछे उनका रीजन यही होता है। इट फंक्शन मेनली एज अ प्रेशर ग्रुप एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज बिफोर द ब्रिटिश राज फ्रॉम विद इन द आईएनसी। ओके, विद ब्रांचेस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इट फोकसेस ऑन सोशल एंड रिलीजियस वर्क among Hindus and untouchables, cow protection and the spread of Hindi, and the organization remained more concerned with defending Hindu interest. ठीक है, तो हिंदू इंटरेस्ट के ऊपर ही बात करी गई थी, ऑब्वियसली जैसा नाम ही आपको बता रहा है हिंदू महासभा। ठीक है, तो ये सारे जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं ये लॉर्ड हार्डिंज के टेन्योर में हो रहे थे, ये आप ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट वाज द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी। ऑब्वियसली आपको पता है कि महात्मा गांधी जो हैं वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे, और वहां पे वो एक एडवोकेट की तरह वहां पे वो केस जो है वहां पे सॉल्व कर रहे थे, और साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने सत्याग्रह को रन किया था। फिर इन द ईयर ऑफ 1915 जो है वो आते हैं इंडिया, और सर्टेनली 9th of January को हम मनाते भी हैं प्रवासी दिवस। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस डे हम बनाते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ये आते हैं, लॉर्ड हार्डिंज के टेन्योर में ही ये आते हैं, और फिर वो यहाँ पे देखते कि भाई कंडीशन क्या हो रही है इंडियंस की, और फिर चंपारण में वो इन्वॉल्व होते हैं, फिर खेड़ा सत्याग्रह में, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में वो इन्वॉल्व होते हैं, और ऐसे वो कदम रखते हैं इंडिया की नेशनलिस्ट एक्टिविटीज में। और फर्दर फिर हम और आगे देखेंगे कि किस तरीके से गांधी जी इवॉल्व आउट होते हैं और कैसे हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो आगे रन करता है। सो ही रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन द ईयर 1915. He returned to India on January 8, 1915, and immediately he established the Sabarmati Ashram in the Ahmedabad in the May 1915. Okay, he had no official leadership role or agenda until 1917, but later on आपको पता है कि किस तरीके से वो, मैंने बताया आपको, चंपारण में, फिर खेड़ा में,
फिर बाकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। दिस वॉज द एंड ऑफ सेशन। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया और अच्छा लगा हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS Origin। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।